अच्छा डॉक्टर साहब, करने के लिए बहुत सारे काम थे, कुछ और भी बन सकते थे, आप डॉक्टर ही क्यों बने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया है कि मैं अपने प्रोफेशन डेंटिस्ट्री से मुतालिक अपने मसाइल से आपको आगाह कर सकूं। कुछ बाई चांस भी हो जाते हैं। डेंटिस्ट्री में भी मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था। FSC में उसमें गलत NCC मेरा बाजू फ्रैक्चर हो गया। अच्छा। मुझे 20 मार्क्स नहीं मिले, तो MBBS से मैं ड्रॉप हो गया। 20 मार्क्स एग्जैक्ट 20 मार्क्स से मैं ड्रॉप हो गया। मैंने कहा चले MBBS ना से इंजीनियरिंग कर लेते हैं। तो एडिशन मैथ मैंने कर लिया 2.5 माह में। जब रिज़ल्ट आया तो उसमें मेरा इत्तेफाक से इतने मार्क्स आ गए कि मेरा यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में हो गया। और चूँकि मैं कश्मीरी हूँ, हमारी कुछ सीट्स होती हैं, तो उस सीट में मुझे पता चला कि मेरा डेंटिस्ट्री में खैबर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। अच्छा, वो आपने वहाँ सबमिट करवाए हुए थे डॉक्यूमेंट्स? वो तो पहले के जमा करवाए हुए थे ना, तो वो मेरिट जब बना तो वो पता चला कि डेंटिस्ट्री में वहाँ पे। और उन्होंने कहा जी आज आखिरी दिन है, जाके आप ज्वाइन करते हैं तो ठीक है आपकी, अदरवाइज सीट आपकी स्पॉइल हो जाएगी। तो फिर इत्तफाकन जो है मैं, फिर आपने ये जो इंजीनियरिंग वो भी छोड़ दी? फिर ये था कि वहाँ पे जब यहाँ पे एडमिशन लेट था, ये अगर आपको याद हो भट्टो का दौर था, उस ज़माने में तकरीबन कोई 1.5 साल यहाँ पे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बहुत लेट चल रही थी। हंगामियों की वजह से 79 का जो इशू हुआ था, तो उस वजह से ये बहुत लेट था। तो मैंने उस वक्त वहाँ पे फिर अपना मेरा फर्स्ट प्रॉव भी हो गया हुआ था। तो मैंने कहा 4 साल में बजाय इसके कि फिर पीछे जाऊँ, 6 सालों में करूँ, बेहतर है कि इसी को कंटिन्यू करूँ। आपने ऑप्ट किया कि जो फर्स्ट अवेलेबल पोस्ट है आपने कहा जी उसे मैं ले लूँ? जी, वो बाई चांस अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मैंने उसी को वेलकम कर लिया। अच्छा, होता ही है ना कि आमतौर पे हमारे यहाँ पर जो भी आप सब्जेक्ट लेते हैं, आमतौर पे हमारा जो दौर गुजरा जो उसमें बचपन के ऊपर अंदर ना आपके वालिदैन का बड़ा प्रेशर होता है कि बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। बेटे को कोई समझ नहीं आती, बनना वो कुछ और चाहता है, वालिदैन जो चाह रहे थे उसके मुताबिक पढ़ना शुरू करता। आपके साथ भी ऐसा ही था? नहीं, शुरू में प्लान तो था कि डॉक्टर बनने का शौक़ था, लेकिन जब वो NCC की वजह से मेरिट नहीं बना, तो बल्कि मेरे एक कज़न थे, वो MBBS डॉक्टर थे, वो अमेरिका में कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे आगे कहा यार अगर तुम, बड़ा अच्छा हुआ तुम्हारे साथ ये कि तुम डेंटिस्ट्री में आ गए हो, डॉक्टर बन जाते, क्या कार्डियोलॉजिस्ट बन जाते। एक हार्ट है, कितनी दफ़ा बंदे नहीं आना था हमारे पास। वो डेंटिस्ट में सबसे ज़्यादा पैसा इसमें दुनिया में। तो एक दफ़ा 32 दांत हैं, बच्चा जब पैदा होता तब दांतों का मसला, बूढ़ा हुआ 32 दांत हैं, बूढ़ा हो गया, दांत निकल गया, फिर लगवाने का मसला। वो सारी ज़िंदगी तुम्हारा पेशेंट ही लगा रहेगा, वो जाता कहीं पर नहीं। और वैसे भी ये है कि सबसे अगर मनी मांगर देखते हो आप, तो ये प्रोफेशन सबसे ज़्यादा। तो फिर आपने मनी मेकिंग के लिए किया? नहीं, उस ज़माने में इतनी तो होश ही नहीं था। मैंने कहा चलो एक टाइम सेव हो रहा था मेरा। अच्छा। कि फिर अगर मैं जाता इंजीनियरिंग में तो फिर वहाँ पे 5-6 साल लगने थे। मेरा फर्स्ट प्रॉफ हो गया था उस वक्त, पहले साल का मैंने एग्जाम पास कर लिया। जब ये एडमिशन रिजल्ट आके हुआ तो उसने कहा कि बेहतर है इसको कंटिन्यू करो, 3 साल में तुम डॉक्टर बन जाओगे, तुम्हारे 2-3 साल तुम अपनी ज़िंदगी का भी सेव करो, मेरे पास अमेरिका आ जाना। जेन में उसको यही था कि फिर हम जाना अमेरिका ही है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, जनरली मेरे भी जहन में सवाल उठता है, दूसरे भी डॉक्टर होते हैं MBBS, आप जाते हैं किसी इलाके के अंदर, तो जो आम आपके मेडियोकर एरियाज़ होते हैं वहाँ पर 200, 400, 500 में भी डॉक्टर देख लेता है मेडिसिन। अच्छा, ये डेंटिस्ट अगर आप चले जाएँ, मैं इस वक्त इस हॉस्पिटल की तो बाद में करूँगा, प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, पता चलता है 5,000, 10,000, 20,000। ये इतना इलाज महंगा क्यों है? मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि मैं लंदन में भी काम किया है, ऑस्ट्रेलिया में काम किया है। अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें ना, डेंटिस्ट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप देयर इज़ नो मैच, अगर आप एज लॉन्ग एक्सपेंसिव की आप बात करते हैं, जो पाकिस्तान में व्हाट वी आर चार्जिंग, ये कंपेरेबल ही नहीं है। व्हाट वी आर चार्जिंग इन ऑस्ट्रेलिया, व्हाट वी आर चार्जिंग इन अमेरिका, व्हाट वी आर चार्जिंग UK। नहीं, लेकिन इसमें एक एक्सपेंसिव मटीरियल है ना, बहुत एक्सपेंसिव है। वहाँ पर अगर आपकी देखें ना, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो ज़्यादा है, उनकी इनकम ज़्यादा है, तो वहाँ तो चले उसको कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? यहाँ तो इनकम नहीं है लोगों की। नहीं, यहाँ पे इशू ये है कि जो मटेरियल हमारी जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के सिवाय वो इंस्ट्रूमेंट्स के जैसे हमने दान निकालने हैं सियाल, उसके अलावा तो कोई चीज़ भी मेड इन पाकिस्तान नहीं है। हर चीज़ हमारी इंपोर्ट होती है यहाँ पे, तो वो दैट्स वेरी एक्सपेंसिव। इसी वजह से एक जनरल जो है ना हमारे यहाँ पे, अब उसको अगर आपने कंपनसेट करने के लिए, तो फिर हमारे पास गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी हुई है, गवर्नमेंट सेक्टर में हॉस्पिटल्स हैं ना यहाँ पे। तो जो लोग बेचारे लाइनों में नहीं लग सकते या सुबह से आके सारा दिन इंतज़ार करके काम करवाना है, वो फिर उनके पास पैसा है तो वो प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बिलोंग कहाँ से करते हैं? जी, हमारा ताल्लुक वैसे तो श्रीनगर से है। मेरे फादर आए थे 1948 में, व्हेन ही वाज जस्ट 12 ईयर एज।
तो मैं तो आई वॉज बॉर्न इन लाहौर, तो लेकिन पीछे से मेरा ददियाल सारा जो है ना वो श्रीनगर से है, तहसील कुलगाम से। तो पढ़ने के लिए फिर सारी आपकी एजुकेशन इधर लाहौर में हुई? लाहौर में हुई। लाहौर में। और किस स्कूल में? मैं सेंट्रल मॉडल स्कूल में पढ़ता रहा जी। सेंट्रल मॉडल स्कूल में। और इसके बाद जब एजुकेशन के लिए हाई के लिए कॉलेज में, फिर उसके बाद मैं चला गया खैबर में, हो गया मेरा एडमिशन पेशावर में, तो वहाँ से ग्रेजुएशन की। उसके बाद फिर मैंने 2000 में हमारे यहाँ पे जना क्लिनिक था, दैट वाज अफिलिएटेड विद इधर है इटली के साथ ना, वो 2 साल का कोर्स करवा रहे थे, इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी था ऑफ ऑर्थोडोंटिस्टी। तो वहाँ से हमने करके फिर फ्लोरेंस से जाके हमने डिग्री ली उसकी ऑर्थोडोंटिस्टी, 2 साल का वो था। उसके बाद फिर अपने यहाँ पे लग गए। फिर मेरी इमिग्रेशन हो गई इंग्लैंड में, तो बस वहाँ पे कुछ काम किया, फिर एशफोर्ड में, फिर उसके बाद वापस आ गए इधर, फिर अपने मुल्क में आके। एंड सिंस हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग है यहाँ पे डेंटल हॉस्पिटल में? जी। 10 मई 2018 को आई वॉज अपॉइंटेड एज अ मेडिकल सुपरिटेंडेंट। और इससे पहले कहाँ काम कर रहे थे? उससे पहले मैं आई वर्क इन गंगाराम हॉस्पिटल एज HOD। उससे पहले मैं वहाँ पे था, वहीं से छुट्टी लेके फिर मैं बाहर चला गया, तब मैं आई वेंट अब्रॉड। तो इमिग्रेशन में हुई थी, मैं वहीं से चला गया, फिर वापस आके भी मेरी वहीं पे पहले पोस्टिंग हुई। उसके बाद फिर मेरी प्रमोशन हो गई, तो यहाँ पे फिर आई वाज। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि ये स्टेप मदरली एटीट्यूड है? मेरे ख्याल में मेन रीज़न ये है कि लैक ऑफ नॉलेज, लोगों को पता ही नहीं है कि दांतों की इंपॉर्टेंस क्या है। वो जैसे आप सुनते थे पहले, बचपन से सुनते हैं जी, इलाज दंदान अखराज दंदान, वो कहते हैं दांत निकलवाओ बाद में फिर लगा लें, मसला ख़त्म। तो ये खाली दांत का मसला नहीं है, ये बड़ी चीज़ें इसके साथ कंसर्न है। आपकी एस्थेटिक जो है वो इसके साथ कंसर्न है, आपकी फोनेशन बोलने का ताल्लुक जो है इसके साथ है, आपकी स्पीच से रिलेटेड है, आपकी मेस्टिकेशन, आपकी सेहत जो है, खाना दांत होंगे तो आप चबाएंगे ना, चबाएंगे तो हेल्थ को मेंटेन कर पाएंगे और डाइजेशन होएगी, अब्जॉर्प्शन होएगी। तो लोगों में इतना शौर था नहीं, लेकिन अब कुछ थोड़े से धीरे धीरे जो है ना लोगों में शौर आना शुरू हो गया है। लेकिन अभी भी वी आर लैकिंग बिहाइंड के जी, जितना होना चाहिए लोगों को उतना भी लोगों को इतना शौर है नहीं डेंटिस्ट्री के मतलब। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी कामयाबी में किस शख्स का सबसे ज़्यादा हाथ है? जी, सबसे पहले तो ज़ाहिर है पेरेंट्स की दुआएं ही होती हैं, बाकी इंसान मेहनत तो खुद ही करता है। तो ज़्यादा जो है बहन भाइयों की दुआएं और माँ बाप की जो एफर्ट जो हैं उन्हीं के, और बाकी जो अपनी बंदे ने हिम्मत की उसके बदौलत ही आज इस मुकाम पे हूँ मैं। इसमें मिसेस का कोई ताल्लुक नहीं होता? मिसेस तो शादी बाद में हुई ना जी, पहले तो प्रोफेशन में आ चुके थे आप। अच्छा, नहीं आप जहाँ आज आके पहुँचे हैं तो ऑब्वियसली जब आप फैमिली की बात करते हैं तो उसमें इंक्लूडेड ही है वो। ज़ाहिर आप बहन भाई जब आप कहते हैं तो मिस्से भी साथ में है, उसमें अलग तो नहीं, आप उसको फैमिली में आती है ना। चले, लेकिन आप लेट हो गए, आपको याद आते थे उनका नाम लेट हो गया। चले, अच्छा ये बताइएगा कि जब से आपने यहाँ चार्ज संभाला है जी, क्या इनिशिएटिव लिया आपने यहाँ पे? जब मैं 2018 में आया यहाँ पे कुछ हालात ऐसे थे कि इनकी ग्रूमिंग बड़ी होने वाली थी। यहाँ पे सिस्टम ऐसा था कि उस ज़माने में पैरामेडिकल बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, YDA बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और लोगों का कल्चर ऐसा था कि ये MS का गिरेबान पकड़ के तो बात करते थे कि ये काम करना है, नहीं करना तो देखते हैं कैसा नहीं करते हो। अच्छा, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उनको उसको सबसे पहले वो जो कल्चर था वो ख़त्म किया उनको, कुछ प्यार से, कुछ डांट से, कुछ हर तरीके से। ज़ाहिर लोग इसलिए आते जब उनके मसले हल नहीं होते। दरवाज़ा मेरा ओपन है फॉर एवरीबॉडी, ये नहीं है कि जी सिर्फ अफसर आ सकते हैं, हर बंदा जिस वक्त उसका दिल चाहे वो आ जाए। जब उसका काम हो सकता है, मैं समझता हूँ जेन्युइन है, तो मैं कहा बैठो यार, अभी बैठ के उसके हाथ में काम है। वो एक दफ़ा सरप्राइज़ हो जाता कि यार ये तो काम महीनों पहले होता नहीं था, ये 1 मिनट में इसने काम करके दे भी दिया है। तो जो नहीं हो सकता उसको बता देता हूँ, यार ये होगा तो इतने टाइम में होगा, ये नहीं हो सकता। तो उससे लोगों को समझ आना शुरू हो गया। देखें ना, ये आपकी ये जो बनाते हैं यूनियंस वगैरह तभी बनती हैं जब लोगों के मसले हल नहीं होते। उनको फिर आसरा ढूंढना पड़ता है कि यार कौन जाएगा इतने अफसर के बाद जाके बात करेगा। जब दरवाज़ा हर एक के लिए खुला है, जब मर्जी चाहे आके वो यहाँ पे बैठ के बात करे, और उसके बाद उसको फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिल जाता है कि जो मुझे पता है कि यार जेन्युइन केस है उसका, तो उसको हम हल कर देते हैं। यूनियन ख़त्म। सारी बात है, प्रेशर बिल्डअप नहीं, प्रेशर बिल्डअप नहीं होता। जो जेन्युइन काम है वो हम उसको कर देते हैं उसी वक्त ही। इस लिहाज से मैंने उनका कॉन्फिडेंस गेन किया, उनको पता लग गया यार ये बंदा हमारे काम करने वाला है। और फिर यहाँ पे हमारे अपने डेंटिस्ट्री से रिलेटेड बड़े इशू थे यहाँ पे। पहले हमारा ये था कि हमारे प्रोफेशन से जब रिक्रूटमेंट होनी होती थी तो वो हमें टीचिंग कार्डर से बुलवा के उनको, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि जनरल कार्डर है क्या।
फिर अल्लाह का शुक्र है कि हमने थोड़ा सा जनरल वक़ार साहब होते थे PPSC के, उनसे जाके हमने बात की, उनको बताया सर हमारे भी बंदे वी आर क्वालिफाइड पीपल, हमारे पास PhD लोगों ने की हुई हैं, ये नहीं है कि टीचिंग कार्ड वाले बहुत वेल क्वालिफाइड हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं, हम लोगों ने भी MPH किए हुए हैं, MDS किए हुए हैं, हमारे FCPS करके हमारे जनरल कार्डर से लोग हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि जब हमारे कार्डर के आते हैं तो हम एग्जामिनर बने। देन ही रियलाइज, फिर इस द फर्स्ट टाइम हुए इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के, जब हमारा एग्ज़ाम हुआ है तो वहाँ से DR भी हमारे जनरल कार्डर से हुए हैं और एज एग्जामिनर भी हम लोग गए हैं। तो मैं समझता हूँ मेरे अपनी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन अपने प्रोफेशन के लिए यही है कि हमने अपना हक जो है ना सबसे पहले ये लिया है। उसके बाद यहाँ पे सीट्स का बड़ा रोला था, जब मैं आऊँ तो सिर्फ 18 डेंटल सर्जन यहाँ पे थे। 18 और 80? 18 18 और आप सोचें कि यहाँ पे 800 से 1000 पेशेंट डेली आता है। आउट ऑफ माइंड आप कैसे 18 पेशेंट के साथ, 18 डॉक्टर के साथ आप 800 पेशेंट को देखोगे। डॉक्टर नबील अमान हमारे होते थे सेक्रेटरी हेल्थ, मैंने उनसे जाकर रिक्वेस्ट की, वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने समझा सारा। उन्होंने फिर ये कहा कि 10 हमें उस वक्त उन्होंने 17 के मुझे दे दिए पोस्टें। अब अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त काजी जावेद साहब हैं हमारे सेक्रेटरी हेल्थ हैं, अजमल भट्टी साहब हैं स्पेशल सेक्रेटरी, और एक वो डॉक्टर आसद फैल साहब हैं स्पेशल सेक्रेटरी हमारे, वो बहुत ज़्यादा हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने हमारा PC1 अप्रूव कर दिया 60 यूनिट्स का। यूनिट्स हमारे पास यहाँ पे 1985 के पड़े हुए हैं, कोई बिल्कुल ही यूजलेस हैं, किसी के नीचे हमने इंटे दे के सपोर्ट किया हुआ। और साथ में मैंने उनको स्ट्रेंथ बताया, वो तकरीबन कोई 75 डॉक्टर्स जो हैं हमें वो उन्होंने एग्री कर गए हैं, और बल्कि वो PC1 अप्रूव कर दिया उन्होंने, अभी वो फिनांस में जाएगा तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद बड़ी है कि 100 के करीब हो जाएंगे ऑलमोस्ट इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अगर 100 भी हो जाते हैं तो पर जो आपका डॉक्टर है कितने पेशेंट, वैसे स्टैंडर्ड क्या है दुनिया के अंदर, एक डॉक्टर को कितने पेशेंट देखने चाहिए? अब हमारे लिए यहाँ तो ये है कि हम क्वालिटी ऑफ वर्क को मेंटेन करें या फिर क्वैकरी करें। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमने क्वालिटी को मेंटेन करते हुए विद इन द शॉर्ट पीरियड जो हमने उसको वो काम करना है। तो डॉक्टर्स अल्लाह का शुक्र है कि सारे बड़ा अच्छा हमारा एक सेटअप बन गया हुआ है। वी आर लाइक अ फैमिली मेम्बर्स। सुबह को यहाँ पे सबसे पहले सुबह हम इकट्ठे होते हैं, तो हमारा मसला यही होता है कि यार जो बंदा आ गया यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के लिए, वो बेचारा इतना मजबूर होगा, लेकिन अगर वो फाइनेंशियल होता तो यहाँ पे तो ना आता कभी वो, इसका मतलब नॉन अफोर्डिंग है वो। तो हमें यही समझना, ये किसी ना किसी फैमिली का भाई, ये समझे हमारा कोई भाई है, कोई कज़न है, आपका ही कोई हो सकता है। तो इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि उसको इज़्ज़त के साथ जितना जल्दी हम मैनेज कर लें उसको। बाकी वो कहते हैं ना कि हर बंदे को तो हम खुश नहीं कर सकते, लेकिन पूरी कोशिश करती हैं कि हम अच्छे तरीके से। अभी स्ट्रेंथ अभी 18 की है आपकी चल रही है? नहीं, इस वक्त मेरे पास 29 के करीब हम टोटल डॉक्टर हैं इस वक्त, डेंटिस्ट सर्जन। ठीक हो गया नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं और जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो नंबर ऑफ़ पेशेंट आपने बताया 1000 के करीब, ये कहाँ से आते हैं आपके, यानी उनका एरिया कौन कौन सा है? सर ये सिर्फ लाहौर से नहीं है, हमारा एक डिपार्टमेंट है फेशियो मैक्सिलरी डिपार्टमेंट। राइट नाउ ये हमारे पास नवाज शरीफ हॉस्पिटल की 2nd फ्लोर पे हमारे पास पूरा ऑक्यूपाई है। ये पूरे पंजाब का सबसे बड़ा जो है ना वो है, जिस 30 बेड का मेरा 24 आवर्स राउंड द क्लॉक चलते हैं। कोई कैंसर के पेशेंट हो, जबड़ा टूटा हुआ हो, इस तरह के जितने इश्यूज़ हैं वो वहाँ पे हमारे वो इसी हॉस्पिटल में हमारे हॉस्पिटल की ब्रांच है, क्योंकि जगह बड़ी कम है। 8 कनाल टोटल जगह है यहाँ पे। जो 1924 में जब ये बना था उस वक्त ही 8 कनाल थी, और आज भी वैसे ही है। और आज भी वैसे ही है। ठीक है। और इसलिए हमारा एक पोर्शन जो है ना फेशियो मैक्सिलरी का, वो थिएटर हमारे सारे उधर है, पूरा एक पोर्शन है, उसमें 30 बेड का हमारा हॉस्पिटल है वो। मतलब एक 2nd फ्लोर दिया उन्होंने में। ये कौन सा नवाज शरीफ हॉस्पिटल? यकी गेट में। तो वहाँ पे हमारे प्रोफेसर से लेके प्रोफेसर उस्मान अख्तर साहब हैं वहाँ पे, एसोसिएट प्रोफेसर हैं वहाँ पे शाहिद साहब, वो पूरा हमारा सेटअप है वहाँ पे। ठीक है। तो वहाँ पे एडमिट होते हैं वो। तो अब ज़ाहिर है यहाँ पे दूसरा इशू ये है कि वेरी अनफॉर्चुनेट कि सर्विसेज से, मियों से जो काम ज़रा थोड़े से मेहनती होते हैं ना, वो अवॉइड करते हैं उन कामों को, वो हमारे पास रेफ़र कर देते हैं। रूट कनल करनी है कि जाए जी, ज़रा विजडम थोड़ी सी अकलदाड़ होती है, टेढ़ी होती है, टाइम कंज्यूमिंग है, वो भेज देंगे जो डेंटल हॉस्पिटल जाके काम करवा लें। कुछ ऐसे फैसिलिटीज़ हैं जो कहीं पे उनके पास वाकई उनके पास फैसिलिटी है ही नहीं। मसलन दांत लगाना है, चाहे वो रिमूवेबल है या फिक्स है, वो फैसिलिटी उनके पास है ही नहीं है। और दूसरा ये है कि ब्रिज से दांत, टेढ़े मेढ़े दांत हैं आपके,
अब ये फैसिलिटी सिर्फ यहाँ पे अवेलेबल है या निश्तर में, फैसलाबाद में, उधर मुल्तान में अवेलेबल है, पूरे पंजाब में उसके अलावा कहीं फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हर जगह से लोग, दूसरा आप देखें ना, ये जैसे मैंने मिसाल दी आपको ब्रेसेस की, अब प्राइवेट सेक्टर में आप हमारे पास आए तो हम 3-4 लाख रुपया उसका चार्ज करते हैं, चार्ज करेंगे। यहाँ पे आपका वो 1,000 रुपया भी नहीं लगता और आपका वो ट्रीटमेंट हो जाता है। अब ज़ाहिर गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अच्छा, गरीब आदमी के अलावा भी जो अफोर्डिंग है वो भी जी। इसके हवाले से चूँकि बाद में से बात अभी हम निकालें, ब्रेसेस जो है ये पूरी दुनिया के अंदर अब जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, नए से नए आ गए। मैंने एक देखा ट्रांसपेरेंट भी कोई ब्रेसेस आ गए हैं जी जी। पाकिस्तान में, और खासतौर चूँकि आपका मेन हॉस्पिटल है, ये कहाँ पे स्टैंड करता है? ब्रेसेस आपका वो पुराना ही तरीका है कि वो तार लगा दी, अब तो बहुत कुछ और भी है। तार जो थी वो तो रिमूवेबल अप्लायंस में आ जाती थी ना, अब तो ब्रेसेस आ जाती है फिक्स अप्लायंस में, जिसमें आप छोटी छोटी ब्रैकेट्स लगा के वो फिक्स हो जाती हैं। वो भी हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट की, वो न्यूली यहाँ पे आया है, लेकिन वो लिमिटेड है, उसके हर केस में वो अप्लाई नहीं कर सकते। एक तो नंबर 1 इट्स वेरी एक्सपेंसिव, प्राइवेट सेक्टर में कुछ लोग कर रहे हैं उसको वो चार्ज मतलब अच्छा खासा कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि वो हर इंडिकेशन उसकी नहीं है, हर केस में वो नहीं हो सकती, वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो अभी भी पूरी इंटरनेशनल दुनिया में सारे जो है वो ब्रेसेस ही, फिक्स ब्रेसेस ही चल रही हैं। तो उसके लिए सारे देखें, जितनी जुडिशरी है, जितनी ब्यूरोक्रेसी है, जितने वेल ऑफ बंदे हैं जिनका हाथ पड़ता है, कोई ना कोई गरीब आदमी तो बेचारे आना ही आना है ना। तो उसके अलावा भी वो हमारे पास ये है कि इस वक्त आप ये समझें कि 10,000 के पास हमारा वेटिंग लिस्ट चल रही है। इसका मतलब 1.5 साल में, 2 साल में आपके पास नंबर ही नहीं आना। ठीक ठीक। क्योंकि पेशेंट का फ्लो इतना ज़्यादा है कि डॉक्टर्स तो हमारे पास सिलेक्टिव हैं, वहाँ पे पीजी भी है हमारे पास, लेकिन वहाँ पे ये हाल है कि जी 15 यूनिट अगर लगे हुए वहाँ पे हमारे पास काम करने वाले बंदे 40 हैं, पेशेंट हमारे पास वहाँ पे 200 है, तो उनको कैसे उसके अंदर हम अकोमोडेट करें? तो वो फिर ये करते हैं कि चेयर पे भी हम टाइम दे देते हैं डॉक्टर्स को, 2-2 के जी आपने 3 आवर्स आपने वर्क करना है, 3 आवर्स वो अपने पेशेंट्स को बुला लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसको मैनेज कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर पेशेंट की बात करूँ, ये नंबर ऑफ पेशेंट जो भी आ रहे हैं, ये जो कॉस्ट आती है हर पेशेंट के ऊपर, अगर प्राइवेटली देखा जाए और ये आपके इस हॉस्पिटल, कितना फ़र्क है इसका? सर हेल ऑफ डिफरेंस, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको, जैसे दांत निकालने का 85 में भी यहाँ पे 15 रुपये चार्ज करते थे, आज 2022 में भी वी आर चार्जिंग 15 रुपीज़, जबकि गवर्नमेंट का खर्चा उस पर कम से कम 200 रुपये आ जाता है सिर्फ इंजेक्शन लगाने पे, जो आप डिस्पोजल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं सिर्फ उसके ऊपर ही, बाकी स्किल और दूसरी वो चीज़ें तो छोड़ ही देना आपके। हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वी आर चार्जिंग 4,000 5,000, यहाँ पे वो 15 रुपये में दांत निकलवा के जा रहा है वो। अब ये पोर्शन के क्राउन वगैरह जो हैं, हम प्राइवेट सेक्टर में 20-30 हज़ार रुपये एक दांत का लेते हैं, यहाँ पे हम 250 में उसका एक दांत लगा रहे हैं। अच्छा, आमतौर पे डॉक्टर साहब जब किसी पेशेंट को तकलीफ होती है, पेन हो रही होती है, तो उसको ज़रा दांत की दर्द, बड़ी बुरी दर्द होती है, वो आपके पास आता है, तो एक जो शिकायत जनरली हमें यहाँ तक मिलती भी है वो ये है कि उसको पहले तो उसको वो ट्रीटमेंट फौरी नहीं मिलती, या अगर मिलती है तो उसको फिर वो एक दफ़ा की मतलब 2 दफ़ा चक्कर लगाने हैं तो वो 8 चक्करों में उसको बार बार बुलाया जाता है। और एक गरीब आदमी अगर वो एक ट्रीटमेंट अगर 2 विजिट्स के साथ हो सकती है, 3 के साथ अगर उसको 7-8 लगाने पड़े हैं, तो आप नहीं फील करते कि ये थोड़ा पेनफुल होता है उसके लिए? ऐसा नहीं है। हमारा जो सबसे पहले जब पेशेंट एंटर होता है हॉस्पिटल के, हमारा डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसमें हमने डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी हुई है कि आपने पेशेंट की डिजीज़ के मुताबिक जो आपने ट्रीटमेंट प्लान करना है वो एक नज़र देख लें। एक बंदा ऐसा है जिस पर जूती एक पाँव में है, एक पाँव में है ही नहीं, उसको शदीद पेन के साथ आई है, उसको हम कभी नहीं कहेंगे आप रूट कनाल कराओ। वो कहता है जी मैं मजदूर बंदा हूँ, हम उसे कहते हैं ये 4 to 5 विजिट्स आप करनी पड़ती है, आप जहाँ पे मर्जी चले जाएं, ठीक है, अगर आप प्रॉपर डेंटिस्ट्री करें 4 to 5 विजिट इसमें होती हैं। अच्छा, वो कहता है भाई मेरे दर्द के साथ हूँ, मैं तो अपनी मजदूरी मेरी दिहाड़ी छोड़ के आया हूँ, आप मुझे कहाँ पे डालें, मेरा दांत निकाल, मुझे मेरी दर्द खत्म करें, मेरी जान छुड़ाएं यहाँ पे। तो वो हम देख लेते हैं कि पेशेंट का ये एटीट्यूड भी है कि नहीं, वो अफोर्ड कर सकता है विजिट्स के नहीं। अगर आप रूट कनाल करने की तरफ आ गए हैं, अब नॉर्मल 4 to 5 विजिट मोलर की कर रहे हैं, 4 to 5 विजिट तो आपके नॉर्मल हो जाते हैं। अगर कहीं पे इन्फेक्शन हो गया, उसमें इन्फेक्शन ही खत्म हो रहा है, तो 2-3 विजिट एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। वो हम देख लेते हैं। इसमें हमारे यहाँ पे मैंने देखा है कि मेजॉरिटी जो है ना 90% फीमेल्स जो है ना, दे डोंट वांट टू एक्सट्रैक्ट द टूथ, वो दांत निकालने की तरफ नहीं जाती है, वो कहते हैं जी मेरा दांत बचाएं जैसे भी है। जो मेल है शायद उनकी वो इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसी होती है, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर है, वो घर में कमाने वाला एक है, उसको पता है यार मैं कहाँ पे इतने 4-5 चक्कर लगाऊंगा, मेरी तो दिहाड़ी टूटेगी, रोटी कहाँ से कमाऊंगा, बच्चों को खाना है। वो कहता है जनाब मेरा दांत निकालें, मेरी बस ये मुझे प्रॉब्लम जो है इसको ख़त्म कर दें। तो कीपिंग इन माइंड ऑल फैक्टर्स उसको हम लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है कि क्या फिर आपके पास क्या होता है सोल्यूशन, उसका क्या होता है?
अगर तो दान देखना, दो ही ऑप्शन हैं। अगर नर्व पेन स्टार्ट होगी आपकी, शदीद पेन का इसका मतलब आपकी नर्व इन्वॉल्व हो गई, या पल्प जिसे हम कहते हैं। अब आपके दो ट्रीटमेंट हैं, या तो दान निकाल दें एडवांस प्रॉम्प्ट उसका रिलीफ जो है, या दूसरा है उसको डेड करें। डेड करना हम कहते हैं RCT, रूट कनाल ट्रीटमेंट। वो हम उसके पल्प तक अप्रोच करते हैं, वहाँ से पल्प को, जैसे इंसान की रूह है इस तरह वो नर्व को हम बाहर निकाल लेते हैं। फिर हम उसको एक्सट्रपेशन करते हैं, उसको एक पॉइंट तक लेंथ मेजर करके उसको गन साफ करके, फिर इस तरह एक इनर्ट मटीरियल होता है जो हम दांत के अंदर पैक कर देते हैं, विच रिटेन रेस्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन कीपिंग इन माइंड कि जिस दांत को हम डेड करें फिर उसका क्राउन मस्ट है, क्योंकि दांत ब्रिटल हो जाता है, इट इज लायबल टू बी फ्रैक्चर्ड। सो वी ऑलवेज एम्फसाइज एवरी रूट कनाल टूथ मस्ट बी क्राउन। तो ये 2 स्टेप प्रोसीजर आता है। एक तो वो विजिट करेगा दांत डेड, पेन तो उसकी फर्स्ट विजिट में खत्म हो जाएगी, लेकिन उसको ट्रीटमेंट के लिए कंप्लीशन की तो आना ही है बाकी। फिर बाद में उस पर 2 विजिट होंगी क्राउन के लिए भी। तो वो हम फिर उसको बता देते हैं कि भाई अब तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जाए ना, तो एक तो इलाज ये भी है कि छोटी मोटी पेन है तो आपको मेडिसिन से भी ठीक कर सकते हैं, इन्फेक्शन है मेडिसिन से भी ठीक हो सकता है, लेकिन जाते ही वहाँ जो मैंने अक्सर देखा जनरली वो रूट कनाल आपको सजेस्ट कर देते हैं। तो क्या ये मस्ट होता है कि आप गए और वहाँ पे रूट कनाल? ऐसा नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सिम्टम्स के पेशेंट क्या है। कि एक पेशेंट आता है कहता है जी मैं ठंडा पीता हूँ तो मुझे करंट की तरह लगता है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं होता, तो ये नहीं, फिर हम रूट कनाल नहीं करेंगे। उसे हम कहते हैं हाइपरीमिया है, उसके हम फिर एक सेडेटिव ड्रेसिंग दे के उसको हम फिलिंग कर देते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। रूट कनाल की लेकमैन में कहते हैं जी सिंपल, जब आप कहते हैं जी रात को सोते में आप दर्द की वजह से उठ गए हैं और दर्द की गोली के बगैर आपकी पेन रिलीव नहीं हुई, इसका मतलब आपकी नर्व इन्वॉल्व हो गई है। जब आपकी नर्व इन्वॉल्व हो जाए फिर आपके पास 2 ही ऑप्शन रह जाते हैं, या दांत निकालें या उसको RCT करें। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, मशीनरी की तरफ आता हूँ। इस वक्त आपके हॉस्पिटल में जो मशीनरी है उसका क्या स्टैंडर्ड है इस वक्त? स्टैंडर्ड से मुराद आपकी, और उसकी क्वालिटी क्या है, दूसरी है कंडीशंस क्या है, और तीसरा ये है कि वो कितनी आपको कोई और मशीनरी चाहिए? हमारे पास इस वक्त जो है ना 123 यूनिट्स हैं पूरे हॉस्पिटल में। अच्छा, उसमें कुछ यूनिट जो हैं वो हमारे 1985 से आए हुए हैं। उसके बाद कुछ एक यूनिट डिपार्टमेंट हमारा ऑपरेटिव का, जहाँ पे फिलिंग्स और रूट कनाल वगैरह करते हैं, वहाँ पे 2018 में हमारे 30 यूनिट्स आए थे नए। अच्छा, अभी रिसेंटली कोई 3 साल पहले प्रिंसिपल हमारे हैं वहीद हमीदुद्दीन साहब, उन्होंने और मिलजुल के एक टर्की की कंपनी है टिका कंपनी, उससे उन्होंने हमारा जो ऑर्थोडोंटिक डिपार्टमेंट हमें उन्होंने रेनोवेट करके दिया तकरीबन 2 करोड़ की मालियत से। दैट इज़ द लेटेस्ट डिपार्टमेंट। आप विजिट करें तो आप कहेंगे यार मुझे ऐसा लगता है जैसे ये इंटरनेशनल कहीं बाहर में आ गया हूँ। तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जैसे हमने फिलैंथ्रोपिस्ट की मदद से हमने उनकी मदद, मकसूद भट्ट साहब होते थे, हाजी मकसूद भट्ट साहब, उनके बेटे हैं मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब, उन्होंने जाहिद मकसूद हैं, उन्होंने हमें एक पेरियो डिपार्टमेंट हमारा, उनसे हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमें वो जो है ना वो बना के दे दिया। इस तरह एक पीडोडोंटिक डिपार्टमेंट है यहाँ पे बदामी बाग में है, हाजी अपना जावेद मकसूद साहब, उनसे हमने रिक्वेस्ट की, उनका बेटा है हमजा जावेद, उन्होंने हमें डोनेशन दी, हमने वो पीडोडोंटिक डिपार्टमेंट बना दिया। एक हमारा है क्राउन ब्रिज, हमारे यहाँ पे पहले MS होती थी डॉक्टर मतीन हफीज़, उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे हमने वो एक डिपार्टमेंट जो है ना वो सारा फर्निश कर लिया। अभी एक डिपार्टमेंट हम बना रहे हैं प्रोस्थेटिक का, उसमें 2-3 हमारी जो डेंटिस्ट्री जो रिलेटेड हैं उनसे हमने डोनेशन ली हैं। अब डॉक्टर्स हम सारे इस वक्त जो है 10,000 ईच हर डॉक्टर जो है वो करके, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि हमारे अपने हॉस्पिटल की एक बस चले जो पैरामेडिक्स और नर्सेज और जो दूसरे डॉक्टर्स वगैरह हैं उनको ज़रा अकोमोडेट करें, फैसिलिटेट करें यहाँ पे। उसके लिए हम डॉक्टर सारे मिलकर हम आपस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी जायज़ सी बात है ना, बस होनी चाहिए, फैसिलिटी स्टाफ को भी होनी चाहिए, इसके लिए तो गवर्नमेंट को फंड देना चाहिए। सर गवर्नमेंट के पास इस वक्त आपको पता ही है जो कंडीशन है। अभी PC1 जो है हमने अल्लाह का शुक्र है कि वो 60 यूनिट जो है हमने उनसे रिक्वेस्ट की है। आसर तो फैल साहब मैंने आपको बताया है कि अजमल भट्टी साहब हैं और काजी साहब जावेद सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की है कि वो PC1 हमारा अप्रूव हो गया है। वो तकरीबन कोई 90 मिलियन का है, वहाँ से वो 60 यूनिट नहीं आ जाएंगे हमारे पास। स्ट्रेंथ बड़ी कम थी डॉक्टर्स की, वो उसकी हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, वो यार्डस्टिक बन रही है हमारी, कोई 100 के करीब हमारे पास डॉक्टर्स हो जाएंगे, 75 जो हमें और आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा डॉक्टर साहब, लाहौर की आबादी की अगर मैं बात करूँ तो 1.5 करोड़ ऑलमोस्ट ये हो चुकी है, और इसके अलावा विजिटर वगैरह जो लाहौर में आते हैं रोज़ाना, तो एक बड़ी आबादी है। क्या आपके ख्याल में एक हॉस्पिटल जिसके अंदर 100 डॉक्टर्स देख रहे हों काफ़ी है ये, या फिर नए हॉस्पिटल होने चाहिए? हॉस्पिटल्स तो हमारे पास यहाँ पे हैं, जैसे गंगाराम में मेयो हॉस्पिटल है, जना हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल हैं।
बल्कि कोट ख्वाजा सैयद है, मुंशी हॉस्पिटल है, यहाँ पे हॉस्पिटल तो बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे अगर हम फैसिलिटीज़ दें वहाँ पे डॉक्टर्स को और डॉक्टर्स काम करें तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी उसको मैनेज कर सकते हैं हम यहाँ पे। नए हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है लाहौर शहर में, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़नी चाहिए। अच्छा, लेकिन पंजाब से भी आपने बताया ना लोग आ रहे हैं बड़े दूसरे इलाकों से। देखिए ना, बात यह है कि अब ये DHKU हैं, THKU हैं, दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अगर वो फंक्शन प्रॉपर कर रहे हो तो उनको यहाँ पे भिजवाना नहीं चाहिए यहाँ पे। अब सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे, अगर चीज़ें रूट कनाल करने के लिए पेशेंट हमारे पास भिजवा देते हैं। अब एक वक्त था कि जब ये शहबाज शरीफ साहब थे CM, उन्होंने कहा था आप डिमांड दें हम हर चीज़ आपको देंगे। अब कुछ चीज़ें होते हुए भी जानबूझ के ये काम करना नहीं चाहते। मुसीबत ये है कि हम लोग प्रोफेशनली जो है ना हम काम करना नहीं चाहते। बीइंग एज ए नेशन जो है ना, हमें काम करते हुए मौत पड़ती है, तो हम अपना जो है ना दूसरे के ऊपर लो देते हैं कि यार वहाँ जाके करवा लो। अच्छा, बाहर के अगर मैं कंपैरिजन करूँ पाकिस्तान के साथ, वहाँ पे भी डेंटल हॉस्पिटल जो फैसिलिटीज़ है वो क्या इससे ज़्यादा है पाकिस्तान से? वहाँ इलाज ज़्यादा बेहतर होता है, या इलाज तो शायद एक जैसा ही है लेकिन कोई मैनेजमेंट का मसला है? वहाँ पे NHS, जैसे आप इंग्लैंड की बात करते हैं, वहाँ पे NHS है, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। गवर्नमेंट सेक्टर जो है वहाँ पे वो एक सिस्टम है आप जी के 18 साल से कम और 60 साल से ऊपर जो है ना वो गवर्नमेंट उनको स्पॉन्सर करती है। हमारे पास यहाँ भी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे तो एवरीबॉडी हैज़ टू पे फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। यहाँ पे गवर्नमेंट तो नहीं देती आपको जी आप बूढ़े होंगे चलें जी आप पैसे ले लें। अब उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने यही किया हुआ है। ये जो हॉस्पिटल बना हुआ है, जैसे दिस इज़ द ओनली एक्सक्लूसिव एग्जांपल कि अब हम यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में हम 70-80 हज़ार लेते हैं पूरा दांत लगाने के। यहाँ पे हम लेते हैं 600 रुपीज़ अपर लोअर पूरे जबड़ा का लगाने का। देयर इज़ नो मैच एज लॉन्ग एज इकोनॉमी इज़ कंसर्न। तो लेकिन मसला ये है कि कितने गरीब आदमी, ये फैसिलिटी अब सिर्फ यहाँ पे है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका आइडियल कौन है? रिगार्डिंग व्हाट? कोई भी ज़िंदगी में एक आइडियल होता है हर शख्स का, कोई ना कोई। नहीं, कोई पॉलिटिशियन की बात कर रहे हैं कि हम एक जनरल, और फिर आपके अपने प्रोफेशन में? वैसे जनरली तो मेरे आइडियल मेरे फादर ही थे। ठीक, ही वॉज वेरी जॉली फेलो। एक दफ़ा उनसे मुलाकात करें तो ऐसे लगता है आपको जैसे बरसों के आपके याराना उनके साथ, और बियॉन्ड कि आप छोटे हैं बड़े हैं, वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे आपके वो बड़े चम फ्रेंड हैं आपके साथ। तो मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि उनकी वो खुशबू जो है उसको करने की कोशिश करूँ। तो बाकी प्रोफेशनल जो है हमारे एक डॉक्टर अहमद हसन थे हमारे उधर निस्वर रोड पे। ही वॉज अ वेरी गुड डेंटल सर्जन प्राइवेट प्रैक्टिस में। प्रोफेसर सईद जो है वो मैं कहता हूँ कि हमारे प्रोफेशन में सबसे अच्छा बंदा है। सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग भी। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, लाहौर के से आपका ताल्लुक है तो खाने पीने के तो शौकीन लगते हैं आप? जी जी। तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ पूछते हैं कश्मीरी भी ऊपर से आप? वो पूछते हैं जी कि आप किस तरह के कश्मीरी हैं। मैं कहता हूँ जी जो जदादे बेच के खा जाते हैं। ये यानी खाना नहीं भी आप छोड़ते? अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि क्वालिटी पे वी बिलीव ऑन क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी। कौन सी डिश आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? सर्दियों में तो हरीसा आपको पता है। फिर अच्छा, हरीसा। और गर्मियों का? गर्मी में नहीं, हारी कोई भी अच्छी चीज़ हो, दाल बता हो तो वो आपको पता है। फिर दाल चावल तो कश्मीरी होगी ना, बड़ा फेवरेट है डिश। अच्छा, जब आप सारा वक्त अपनी डॉक्टर ही बने रहते हैं कि कोई थोड़ा सा अपने आप को भी वक्त देते हैं? नहीं, डॉक्टर का आमतौर पे आपको पता है ज़िंदगी में टाइम कम ही होता है। वो तो अक्सर बीवी कहती है हमने शादी क्यों की इनसे। लेकिन सिर्फ ये है कि मैं जब अब हॉस्पिटल आता हूँ तो मैं पीछे सब कुछ भूल जाता हूँ। जब हॉस्पिटल से निकलता हूँ तो फिर इसको भूल जाता हूँ। क्लिनिक में जाता हूँ तो सिर्फ क्लिनिकल हूँ। घर जाता हूँ तो फिर कोशिश करता हूँ कि घर का ही जहाँ पे हैं वो वहीं पे टाइम दें। तो खुद अपनी क्या आपके मुशागिल हैं? मसलन एक बुक रीडिंग होती है, ट्रैवलिंग होती है, सिंगिंग वगैरह सुनना? मुझे गेम्स ज़्यादा पसंद है। टेबल टेनिस हो गई, क्रिकेट हो गई। मैं अभी भी क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा जी। अभी आजकल ज़रा मौसम ऐसा हो गया, वरना संडे के संडे हमारी मेंटल पुराने दोस्तों के साथ सारे? नहीं, वहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं और बड़ी अच्छी क्रिकेट ग्राउंड बनी हुई है मेंटल हॉस्पिटल के अंदर। सिमटेड विकेट है वहाँ पे। अच्छा, हम लोग टेबल से। तो आप बैट्समैन हैं कि बॉलर हैं? मैं बैटिंग करता हूँ, कीपिंग एंड बैटिंग। फिजिकली तो माशाल्लाह आप फिट हैं। एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं? करते रहे हैं। अब नहीं? अब आजकल गर्मियाँ आ गई हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत रेस कोर्स जाते हैं, सुबह वॉक शॉक कर ली थोड़ी सी 15। डॉक्टर साहब, आपकी ज़िंदगी में क्या टारगेट्स हैं? हर शख्स के कोई ना कोई टारगेट्स होते हैं, वो बदलते भी रहते हैं, लेकिन आपके इस वक्त क्या टारगेट्स हैं? बात तो ये जी कि जो लम्हा मुयसर है ना उसको अच्छे से अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लें। कल का पता कोई नहीं है, तो बड़े टारगेट्स नहीं बनाए। वक्त के साथ चलें, जो आए तो उसको अचीव करें, आगे की सोचें। और सेटिस्फेक्शन किस चीज़ से आपको मिलती है? जब किसी के काम आ जाएं। पर्टिकुलरली मैं जब यहाँ पे समझता हूँ कि एक बंदा आया है जो बेचारा रोता पीटता आ जाए, जूती उसके पाँव में है नहीं है,
तो वो कहता है जी मेरा काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। उसका जब काम करके ना फिर मैं समझता हूँ कि शायद मैं यहाँ पे बैठना अपने आप को जस्टिफाई कर रहा हूँ, अदरवाइज़ ये तो क्लैरिकल जॉब है, कोई भी कर सकता है। तो गुस्सा बार बार करते हैं कि कभी कभी आता? गुस्सा गलत बात पे तो वैसे तो हर एक को ही आता होगा, लेकिन मुनाफिकत पे ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो तो दुनिया भरी पड़ी है उससे। भाई इसलिए अब गुस्सा पीना शुरू कर दिया। तो मुनाफिकों को डील कैसे करते हैं? देखिए बात यह है कि उनको बता देता भाई जो गलत बात आप क्यों कर रहे हो, जो बात है वो है, कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो आप सीधी तरह बात अच्छा डॉक्टर, किसी वक्त होता है आप जो क्या इस वक्त MS हैं, कोई बंदा है परेशानी में है, उसको नहीं डॉक्टर को मिल रहा, वो गुस्से में आ गया है, अगर चाहे आपको नज़र आ रहा है ये ठीक नहीं है, वो शाउट शुरू हो गया, तो उसको कैसे डील करते हैं? हाँ, बड़ी प्लानिंग से देखना पड़ता है उसको, सम टाइम अपने गुस्से को भी काबू करना पड़ता है कि यार इस बेचारा ज़रा ज़रूरतमंद है तो यहाँ पे है ना, वरना ये मेरी जगह ना बैठा होता। तो फिर कोशिश करते हैं कि जहाँ पे मेरे AMS हो, दूसरे डॉक्टर्स हैं, उसको थोड़ा सा मिला सुला के मसला है जिस मकसद के लिए उसका काम कर दें, तभी जाके उसका गुस्सा ठीक होना, वरना नहीं होना। तो कोशिश यही होते हैं जिस मकसद के लिए उसका मकसद हल कर दें। अच्छा, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो पूरी डरा धमका के होती है, जैसे होता है कि पूरा खींच के रखें, या फिर कोई और इसका तरीका है? सर ज़्यादा जो है ना वो तो एमिकेबली प्यार मोहब्बत से ही है, लेकिन सम टाइम जहाँ पे ना मजबूरन जब बहुत ज़्यादा कोई ना समझे तो फिर वो पंजाबी में कहते हैं ना कि एक तरीका है कि जहाँ पे 100 दुश्मन हो, बड़े बदमाश को उसके घर जाके मार दो, 99 वैसे ही मर जाएंगे। वैसे ही मर जाएंगे। अच्छा, दूसरा ये कैरेट एंड स्टिक होती है पॉलिसी आपकी किसी भी डिपार्टमेंट को चलाने की, या तो सज़ा देंगे या आप जज़ा देंगे, इसका मैं आपसे जवाब लेता हूँ। नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं, जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो मज़ीद बात करेंगे। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है, 5 मिनट बस प्लीज़ बेटा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा डॉक्टर साहब, किस तरह करते हैं, सज़ा क्या देते हैं और जज़ा क्या देते हैं? देखिए बात ये है कि कोशिश तो मेरी पूरी होती है कि इनको जितना मोल्ड करके इनको सलाह सकें काम करने के मामले में, लेकिन समटाइम ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पे वो समझते नहीं हैं। फिर बहुत बहालत मजबूरी जो है ना, मुझे मैं सज़ा की तरफ जाता हूँ, कोशिश यही होती है कि यार इसको किसी तरीके से समझा के जुजा के कि आजकल नौकरी नहीं मिलती भाई, बड़ा मुश्किल है, लोग बहुत अनएम्प्लॉयड ऑलरेडी हैं, भूखे मर रहे हैं। तो जो फिर बिल्कुल ही ना समझे, फिर एक प्रेसिडेंट बनाना पड़ता है लोगों को, बाकी लोगों को सबक देने के लिए। मैंने बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह, तभी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है, सुकून हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और YDA जो कि हर जगह बड़ी एक्टिव है, सर्विसेज में तो आए दिन वो करते रहते थे, अभी यहाँ उनकी क्या सूरत हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बात मैंने कहा ना कि जो इश्यूज़ होते हैं मैं कहता हूँ भाई दरवाज़ा खुला, आ जाओ, बैठ के हल कर लेते हैं। ये मेरे पास रिसोर्सेज हैं, इनके अंदर देख लो, अब बताओ मुझे कैसे करना है। वो समझ जाते हैं बात को, जो 99% तो हमारे इश्यूज़ ऐसे हल हो जाते हैं। कोई एक आध हो तो फिर उसको दे लेते हैं कैसे। बाद आप जब इस सीट पे काम कर रहे थे, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, उन प्रेशर्स को कैसे डील करते हैं? पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, इस तरह के बहुत सारे होते हैं। देखिए कोशिश तो यह है कि मेरिट को लेके चलें। जब आप मेरिट को लेके और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ना, फिर सारे प्रेशर ख़त्म हो जाते हैं। वो देख लेते हैं कि यार ये बंदा जो है ना टू द पॉइंट बात कर रहा है और मेरिट पे बात कर रहा है और स्टैंड लिया उसने, फिर दूसरा तीसरा कोई ऐसे जिसने करना भी है ना, फिर उनको समझ आ जाती है कि इसके हटके इसने बात नहीं करनी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपसे ब्रेक से पहले क्वेश्चन ये भी किया था मशागिल के हवाले से, किस तरह अपना जो आपका जो स्पेयर टाइम आपको मिलता है गुजारते हैं, सिंगिंग वगैरह, शायरी, आपने बताया कि क्रिकेट, तो क्या सिंगिंग और शायरी से भी शौकीन? कोई थोड़ा शायरी से मुझे लगाव है, पुरानी गज़लें जो हैं बहुत शौक से सुनता हूँ, जगजीत सिंह हो गया, चित्रा सिंह हो गई, मेहंदी हसन की, इस तरह के जो पुरानी हैं वो सारे अट्रैक्टिव है मेरे लिए। यंग डॉक्टर्स के लिए आप क्या समझते हैं, क्योंकि मसीहा कहते हैं डॉक्टर को, लेकिन अगर वो हड़तालें करेंगे, मार पीट करेंगे अपने हॉस्पिटल्स में, तो डेफिनेटली उनका अपना भी इंप्रेशन अच्छा नहीं होगा, बाकी भी मसाइल पैदा होंगे। उनके लिए क्या सजेस्ट करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? मैं उनको ये सोच रहे हैं, लोग अब उनको डॉक्टर क्यों कहते हैं? पहले तो मसीहा कहते थे ना, अब तो डॉक्टर नहीं कहते, अब तो डॉक्टर कहते हैं ना। तो क्यों कहते हैं? प्रोफेशन जब हम ये ज़्यादा ख़राब हुई है प्राइवेटाइजेशन की वजह से। ये चाइना और रशिया ने बहुत ख़राब किया, हमारी एजुकेशन का लेवल जो है ना, ये सब इन्होंने तबाह किया है। डॉक्टर्स की, टीचर्स की रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई है बिल्कुल भी। उसको समझते क्योंकि वो करोड़ रुपये लगा के चाइना से पढ़ के हैं, उनको पता नहीं टीचर क्या होता है। दे डोंट बॉदर, उनको सिर्फ ये है कि पैसा बनाना है। तो रिस्पेक्ट जो है वो सारी ख़त्म होगी, उनको पता ही नहीं, एहसास नहीं है पेशेंट है क्या, उनको हमें टैकल कैसे करना है, ट्रीटमेंट कैसे करना है उनका। ये इशू समझ, आई डू बिलीव कि ये प्राइवेटाइजेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी अवाम को या हुकूमत को कोई पैगाम देना चाहते हो तो हमारे ऑडियंस को दे सकते हैं। बस ये है कि दांतों का आप बहुत ख्याल करें, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जैसे कि वो कैंसर्स वगैरह हैं, उनकी सबसे पहले जो है ना अपीयरेंस मुंह के अंदर आती है, तो डेंटिस्ट को आप कम से कम 6 महीने में या कम से कम साल के बाद जाकर तो ज़रूर चेक करवाएं। ना भी कोई मसला है तो ज़रूर जाकर उनको चेक करें अवेयरनेस के लेने के लिए।
तो बहुत सी बीमारियां जो है हमारी, हम इसको ऐसे ही ओवरकम कर लेते हैं कि अगर आप डेंटिस्ट को जाएंगे तो वो आपको देख के बता देता है कि यार अगर कोई ब्लड डिस्क्रेजिया, खुदा न खास्ता कोई खून का कैंसर है, कोई इस तरह का है, तो वो आइडेंटिफाई करके आपको उन चीज़ों से हम बचा सकते हैं, बजाय इसके कि हम बिल्कुल मौत के मुंह में चले जाएँ और लास्ट स्टेज में जाके डिटेक्ट हो। तो इनिशियल स्टेजेस पे भी हम जाके उसको डिटेक्ट करा सकते हैं। तो प्लीज़ खुदारा आप डेंटिस्ट जो क्वालिफाइड हैं उनके पास कम से कम साल में एक दफ़ा ज़रूर जाएँ और दांतों को 2 दफ़ा नहीं, एटलीस्ट रात को सोने से पहले दांतों को साफ़ ज़रूर करें। जी नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान एहसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।